चलिए आज हम बात करते हैं कुछ नई शोध के बारे में जो अभी की गई हैं। पहली जो शोध है वो वर्ल्ड फ्लू के बारे में है, वही दूसरी जो है वो इंडस वैली से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले खबर को देखें तो फीवर कैन नॉट ब्रेक बर्ड फ्लू एंड वी मे फाइनली नो व्हाट लीड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन डैम, यानी कि जो बुखार है वो वर्ल्ड फ्लू को नहीं रोक सकता। पहला जो शोध है वो यह है। वहीं सेकंड जो शोध है वी मे फाइनली नो व्हाट लीड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन डम, यानी कि अब अंततः हम जान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण क्या था, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो विनाश का जो कारण है वो क्या था। तो सबसे पहले हम बुखार वर्ल्ड फ्लू के बारे में जानेंगे, इस शोध के बारे में जानेंगे। देन हम उसके बाद जानेंगे इंडस वैली के विनाश के कारणों के बारे में। तो सबसे पहले वर्ल्ड फ्लू पर मुख्य जो जानकारी है उसको बता दें तो एक नए शोध से पता चलता है कि बुखार यानी कि फीवर जो सामान्यतः मानव फ्लू वायरस के खिलाफ शरीर की एक प्रमुख रक्षा प्रणाली है। वर्ल्ड फ्लू वायरस विशेषकर H5N1 के संक्रमण को रोकने में अप्रभावी हो सकता है। कैसे अप्रभावी हो सकता है इस पर हम बात करते हैं। कुछ मानव फ्लू को, कुछ वर्ल्ड फ्लू और कुछ अन्य जो चिंता के विषय हैं वो वर्ल्ड फ्लू से जुड़े हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो बुखार का अप्रभावी होना, इस पर बात करें बुखार का अप्रभावी होना, तो कुछ वर्ल्ड फ्लू को लेकर नई जो रिसर्च है उनसे जुड़ी मुख्य बातें हैं जिनमें दिया गया है सामान्य फ्लू के विपरीत मानव शरीर आमतौर पर बुखार लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से 104 डिग्री तक पैदा करके इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस से लड़ता है, जिससे वायरस के लिए अपनी संख्या बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। यह शरीर को एक प्रभावी रक्षा प्रणाली है। वर्ल्ड फ्लू के प्रतिरोध क्षमता की बात करें तो नए अध्ययन से पता चलता है कि वर्ल्ड फ्लू के वायरस विशेष रूप से H5N1 बुखार के उच्च तापमान पर भी प्रजनन करने में सक्षम है। वे इस उच्च तापमान को सहन कर सकते हैं क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से पक्षियों की आंतों में पनपते हैं, जहां तापमान वैसे भी 40 से 42 डिग्री के बीच रहता है। पीवी फर्स्ट की बात करें, पीवी फर्स्ट जीन की भूमिका की, तो वैज्ञानिकों ने एक विशेष जीन जिसे PV1 कहा जाता है की पहचान की है, जो वर्ल्ड फ्लू वायरस को गर्मी के प्रति यह गतिरोधक क्षमता देता है। जब चूहों पर परीक्षण किया गया तो जिन वायरस में यह एवियन लाइक PV1 जीन था वो बुखार की स्थिति में भी गंभीर बीमारी का कारण बने हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए इसके खतरों की बात करें तो गंभीर बीमारी का यह जोखिम है। जैसे यह खोज बताती है कि जब वर्ल्ड फ्लू वायरस इंसानों को संक्रमित करता है तो शरीर का सामान्य रक्षा तंत्र बुखार उसे धीमा नहीं कर पाता, जिससे संक्रमण अधिक गंभीर हो जाता है। जीन स्वैपिंग के खतरे की बात करें तो सबसे बड़ी चिंता यह है कि मानव और वर्ल्ड फ्लू वायरस आपस में जीन का आदान प्रदान कर सकते हैं यदि वे एक ही समय में एक ही मेजबान जैसे सूअर या मनुष्य का संक्रमण कर सकते हैं। महामारी की अगर संभावना की बात करें तो 1957 और 1968 की पिछली महामारी ने भी मानव फ्लू वायरस ने एवियन स्ट्रेन से PV1 जीन हासिल किया था, जिससे वे अधिक गंभीर रूप ले पाए थे। यदि H5N1 का गर्मी गतिरोधी PV1 जीन एक मानव अनुकूल वायरस से मिल जाता है तो यह भविष्य में एक गंभीर महामारी का कारण बन सकता है। अगर स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरों को संक्षिप्त में बताएं तो यह शोध वैश्विक स्वास्थ्य निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है, जिससे वायरस के तापमान संवेदनशीलता की निगरानी करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। मनुष्य में वर्ल्ड फ्लू के सामान्य लक्षणों की बात करें तो वर्ल्ड फ्लू के लक्षण सामान्य मौसमी फ्लू के लक्षणों के समान हो सकते हैं, लेकिन वे अधिक गंभीर रूप भी ले सकते हैं। पक्षियों से मनुष्यों में संक्रमण दुर्लभ है, लेकिन जब यह होता है तो लक्षण आमतौर पर संक्रमण के बाद 2 से 5 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं। जैसे आमतौर पर बुखार आमतौर पर आता है, खांसी, गला खराब होना और मांसपेशियों में दर्द आमतौर पर सभी के हो जाते हैं।
वही बात करें गंभीर या असामान्य लक्षणों के बारे में जो अधिक चिंताजनक हो सकते हैं, जैसे सांस लेने में कठिनाई या आमतौर पर सांस फूलना भी इसका लक्षण जो है असामान्य माना गया है। निमोनिया की बात करें, यानी कि जो सबसे आम गंभीर जटिलता है। आंखों का संक्रमण की बात करें तो जैसे गुलाबी आंख या कंजंक्टिवाइटिस होना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं की बात करें तो कुछ मामलों में जैसे पेट दर्द, दस्त या उल्टी होना। वहीं अन्य कुछ मामले हैं जिनमें न्यूरोलॉजिकल लक्षण जैसे कि दौरे या मानसिक स्थिति में बदलाव भी देखा जाता है। वहीं पशुओं में अगर इसके लक्षणों की बात करें, पशुओं में जैसे पक्षियों में, तो यदि आप मृत या बीमार पक्षियों के संपर्क में आते हैं तो आपको उनमें प्रमुख लक्षण जैसे कि अचानक मृत्यु बिना किसी स्पष्ट संकेत के, ऊर्जा की कमी और अत्यधिक सुस्ती, सूखी हुई आंखें, गर्दन या सिर सूजी हुई आंखें और गर्दन हो या सिर हो सूजी हुए, पंखों का गिरना या पंखों का रंग बदलना, सांस लेने में तकलीफ जैसे हांफना या खांसना, चलने में लड़खड़ाना या संतुलन खोना। यदि कोई व्यक्ति किसी संक्रमित पक्षी के संपर्क में आया है और उसमें ऊपर बताए गए कोई भी लक्षण, जैसे मैंने अभी ये लक्षण बताए हैं, इनमें से अगर कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और डॉक्टर को अपनी संपर्क हिस्ट्री के बारे में सूचित करना चाहिए। बर्ड फ्लू से बचाव के प्रमुख कारणों की बात करें तो आम लोग बर्ड फ्लू से खुद को सुरक्षित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरत सकते हैं। ये सावधानियां विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो पोल्ट्री फार्म जैसे कि मुर्गी पालन और पशुओं या पक्षियों के संपर्क में आते हैं। जैसे कि संक्रमित पक्षियों से दूर रहना। बर्ड फ्लू से बचाव के मुख्य तरीके हैं, जैसे संक्रमित पक्षियों से हम दूर रह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बचाव का तरीका मृत या बीमार दिखने वाले पक्षियों जैसे कि जंगली या पालतू के सीधे संपर्क से बचना चाहिए। पक्षियों को न छुएं, न उठाएं, न ही उन्हें घर ले जाएं। और अगर आपको मरे हुए पक्षी मिलते हैं तो स्थानीय पशुपालन विभाग या स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। सफाई के ध्यान की बात करें तो अपने हाथों को बार बार साबुन या पानी से धोएं, खासकर पक्षियों या पशुओं को छूने के पश्चात। यदि साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग भी हम कर सकते हैं। कच्चा या अधपका मांस न खाएं, जैसे पोल्ट्री उत्पादन चिकन या बतख का मांस और अंडे अच्छी तरह से पकाकर ही खाएं। अधपका या अधकच्चा जो मांस है वो न खाएं। बर्ड फ्लू वायरस गर्मी के प्रति संवेदनशील होता है और खाना पकाने के दौरान उच्च तापमान पर मर जाता है। सुनिश्चित मतलब कम मात्रा में जो है 74 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है उसे पकाकर या तापमान में रखकर अंतरिम जो तापमान है उसके अंदर रखकर जो है वो रखा जा सकता है। पक्षियों के बाड़ों और आसपास की जगह साफ रखें। जैसे अगर आप पोल्ट्री फार्म चलाते हैं या घर में पक्षी पालते हैं, जैसे बहुत से लोग हैं तोते पाल लेते हैं, कबूतर पाल लेते हैं, तो साफ सफाई बनाए रखें और बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। पक्षियों के बाड़े में जाने के बाद अपने जूते और कपड़े बदलें। वही बात करें हम व्यक्तिगत जो सुरक्षा है उपकरण हैं उनके बारे में। पीपीई जो लोग सीधे तौर पर संक्रमित पक्षियों को संभालते हैं, जैसे पशु चिकित्सालय या फार्म कर्मचारी, उन्हें दस्ताने, मास्क और आंखों की सुरक्षा जैसे व्यक्तिगत जो सुरक्षा उपकरण है वो पहनने चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सावधानी, जैसे किसी ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां जीवित पक्षियों या व्यापार होता है, जैसे लाइव वर्ल्ड मार्केट, क्योंकि वहां संक्रमण का जोखिम जो है वो अधिक हो जाता है। जैसे मुर्गी खरीदने के लिए पोल्ट्री फार्म जाते हैं, वहां संक्रमण अधिक हो जाता है। लक्षणों पर अगर नजर रखने की बात करें तो यदि आप पक्षियों के संपर्क में आए हैं, अगर आप पक्षियों के संपर्क में आए हैं और आपको बुखार या खांसी या सांस लेने में तकलीफ या फ्लू जैसे अन्य जो लक्षण है वो महसूस होते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उन्हें अपनी संपूर्ण जो हिस्ट्री है उसके बारे में विस्तार से बताएं। इन सभी सरल सावधानियों का पालन करके आप बर्ड फ्लू के संपर्क में जाने के जोखिमों को काफ़ी कम कर सकते हैं।
बात करें वायरस के प्रकारों के बारे में, तो वर्ल्ड फ्लू वायरस के प्रकार और स्ट्रेन को वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत किया गया है। जैसे टाइप्स ऑफ फ्लूएंजा वायरस की बात करें तो फ्लूएंजा वायरस को 4 मुख्य प्रकार में बांटा जा सकता है, जैसे ABCD। फ्लूएंजा ए, जो कि यह मनुष्य और जानवरों दोनों को संक्रमित करता है और बर्ड फ्लू का मुख्य कारण है। फ्लूएंजा ए ही महामारी पेंडेमिक्स का कारण बनता है। इन्फ्लुएंजा बी की बात करें तो इन्फ्लुएंजा बी यह मुख्य रूप से मनुष्यों को संक्रमित करता है और मौसमी फ्लू का कारण बनता है। यह आमतौर पर महामारियों का कारण नहीं बनता। इन्फ्लुएंजा अगर सी की बात करें तो यह मनुष्यों के हल्के संक्रमण का कारण बनता है और बहुत कम आम नहीं है। इन्फ्लुएंजा डी की बात करें तो यह मुख्य रूप से मवेशियों जैसे गायों को संक्रमित करता है। स्ट्रेन या सब टाइप्स की बात करें तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस को 2 सतह प्रोटीनों के आधार पर आगे हम सब टाइप्स या स्ट्रेन में बांटा गया है, जैसे H और N। H यानी कि हेमोग्लोटिनिक और N यानी कि न्यूरामेनिडिस। जो हेमोग्लोटिनिन है ये इस प्रोटीन के 18 ज्ञात सबटाइप्स हैं, जैसे कि H1 से लेकर H18 तक। वहीं न्यूरोमेनिडिस है जो इस प्रोटीन के 11 ज्ञात सबटाइप्स हैं, जैसे N1 से लेकर N11 तक। इन H और N प्रोटीनों के संयोजन से वायरस के विशिष्ट जो स्ट्रेन हैं वो बनते हैं। वर्ल्ड फ्लू से जुड़े प्रमुख स्ट्रेनों की बात करें तो H5N1 यह सबसे आम और कुख्यात वर्ल्ड फ्लू स्ट्रेन है। यह पक्षियों में अत्यधिक रोगजनक हाईली पैथोजेनिक है और मनुष्यों में गंभीर बीमारी और उच्च मृत्यु दर का कारण बनता है। H7N9 की बात करें तो स्ट्रेन चीन में सामने आया था और इसने भी मनुष्यों को संक्रमित किया, हालांकि यह H5N1 जितना व्यापक नहीं फैला। H5N8 की बात करें तो यह मुख्य रूप से पक्षियों के बीच फैलता है और मनुष्यों को शायद ही कभी संक्रमित करता है, लेकिन पोल्ट्री उद्योगों के लिए यह काफी खतरा है। मुख्य अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो स्ट्रेन शब्द का उपयोग जो है वो अक्सर सबटाइप्स के स्थान पर किया जाता है, जो वायरस के एक विशिष्ट अनुवंशिक संस्करण को संदर्भित करता है, जैसे H5N1 स्ट्रेन या H7N9 स्ट्रेन। बात करें वर्ल्ड फ्लू में एसिम्प्टोमेटिक मामलों की चिंता। एसिम्प्टोमेटिक मामलों की चिंता की बात करें तो एसिम्प्टोमेटिक मामले का अर्थ है बिना लक्षणों वाले संक्रमण। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति वायरस से संक्रमित तो है, लेकिन उसमें बीमारी के कोई भी बाहरी या स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। जैसे वर्ल्ड फ्लू में ऐसे एसिम्प्टोमेटिक मामलों की अगर चिंता की बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है। जैसे चुपचाप इसका फैलना। इन मामलों में कोई लक्षण नहीं होते, जैसे बुखार या खांसी, इसलिए संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करना और उन्हें ट्रैक करना लगभग असंभव हो जाता है। इससे वायरस चुपचाप और अनजाने में दूसरों में फैल सकता है। निगरानी में अगर कमी की बात करें तो स्वास्थ्य प्रणालियों आमतौर पर लक्षण आधारित निगरानी पर निर्भर करती हैं। एसिम्प्टोमेटिक मामले इस निगरानी प्रणाली से बाहर रह जाते हैं। मानव से मानव संचरण की संभावना की बात करें तो हाल ही में समीक्षाओं ने संकेत किया है कि न केवल एसिम्प्टोमेटिक संक्रमण संभव है, बल्कि कुछ मामलों में इन व्यक्तियों से परिवार के अन्य सदस्यों में व्यक्ति से व्यक्ति संचरण यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है, भले ही बाद वाले का सीधे बीमारी पक्षियों से संपर्क न हुआ हो। वास्तविक प्रसार को समझने की बात करें तो एसिम्प्टोमेटिक मामलों के कारण वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वायरस वास्तव में आबादी में कितना व्यापक रूप में से फैला हुआ है और इसका वास्तविक जोखिम स्तर क्या है।
मामलों की अगर संक्षिप्त में इन चिंताओं को बताऊं तो एसिम्प्टोमेटिक मामले वर्ल्ड फ्लू की निगरानी को जटिल बनाते हैं और वायरस को अनुकूलित होने और व्यापक रूप से फैलने का अवसर देते हैं, जिससे एक संभावित महामारी का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करें पशुओं में वर्ल्ड फ्लू कैसे फैलता है। तो वर्ल्ड फ्लू H5N1 का पशुओं के बीच प्रसार, जिसे क्रॉस स्पीसीज ट्रांसमिशन भी कहते हैं, हाल ही में स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। यह दर्शाता है कि वायरस अब केवल पक्षियों तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न स्तनधारियों ने भी फैलने और जीवित रहने की क्षमता विकसित कर रहा है। जैसे हम बात करें संक्रमित पक्षियों के सेवन के बारे में, तो स्तनधारी जैसे कि बिल्लियां, ऊदबिलाव, मिंक और समुद्री शेर अक्सर संक्रमित मृत या बीमार पक्षियों को खाकर वायरस से संक्रमित होते हैं। दूषित वातावरण के संपर्क में आने की बात करें तो जानवर संक्रमित पक्षियों की लार, मलगम या मल के संपर्क में आने से भी संक्रमित हो सकते हैं। दूषित दूध की बात करें तो डेयरी गायों के मामले में यह माना जाता है कि वायरस एक गाय से दूसरी गाय में दूषित उपकरणों या शायद सीधे संपर्क से फैला और कच्चे यानी कि अपस्रुरीकृत दूध में भी पाया जाता है। बात करें किन पशुओं में संक्रमण पाया जाता है, तो H5N1 स्ट्रेन कई प्रकार के स्तनधारियों में पाया जाता है, जैसे जंगली मांसाहारी जिनमें कि मिंक, ऊदबिलाव, लोमड़ी और समुद्री शेर शामिल हैं। वहीं पालतू फार्म जानवरों की बात करें तो बिल्लियां, कुत्ते और हाल ही में डेयरी गायों में भी यह पाया गया है। अब इससे जुड़े कुछ चिंता के कारण हैं, जैसे इससे जुड़े पशुओं के बीच यह प्रसार कई कारणों से खतरनाक होता है, जैसे मानव अनुकूलन का अवसरण। हर बार जब वायरस एक नई प्रजाति को संक्रमित करता है तो उसे उत्परिवर्तित यानी कि म्यूटेड होने और उस नए मेजबान यानी कि होस्ट के शरीर के अनुकूल बनने का अवसर मिलता है। स्तनपायी से स्तनपायी संचरण की बात करें तो हालांकि दुर्लभ लेकिन कुछ मामलों में एक स्तनपायी से दूसरे स्तनपायी में वायरस फैलने की संभावना देखी गई है। डेयरी गायों में के बीच हुआ प्रसार इसका एक प्रमुख उदाहरण है। महामारी के अगर जोखिम की बात करें तो यदि वायरस स्तनधारियों के बीच आसानी से फैलने के लिए पर्याप्त रूप से अनुकूल हो जाता है तो मानव से मानव संचरण की संभावना बढ़ जाती है, जिससे एक नई महामारी यानी कि पेंडेमिक का जोखिम पैदा होता है। यह जो स्थिति है वैज्ञानिकों को वायरस के आनुवंशिक परिवर्तनों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए मजबूर कर रही है, ताकि किसी भी संभावित खतरे का समय रहते पता लगाया जा सके। बात करें मौसमी फ्लू के टीके वर्ल्ड फ्लू के खिलाफ अप्रभावी हैं। क्यों है अप्रभावी? तो वर्ल्ड फ्लू के टीकों को प्रभावकारिता को लेकर स्थिति थोड़ी जटिल है, जिससे समझना महत्वपूर्ण है, जैसे कोई इससे सुधार नहीं है। सामान्य मौसमी फ्लू के टीके जो हर साल H1N1 और H3N2 जैसे स्ट्रेन को लक्षित करते हैं, H5N1 वर्ल्ड फ्लू वायरस से सीधे तौर पर सुरक्षा प्रदान नहीं करते। कारण की बात करें तो दोनों वायरस के H हीमोग्लोटिनिक प्रोटीन अलग अलग होते हैं। शरीर एक फ्लू स्ट्रेन के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनाता है वो आमतौर पर दूसरे स्ट्रेन को नहीं पहचान पाता। अत्यंत अगर लाभ की बात करें तो हालांकि मौसमी फ्लू का टीका लगभग अभी भी महत्वपूर्ण है, यह आपको एक ही समय में मौसमी फ्लू और वर्ल्ड फ्लू दोनों से संक्रमित होने से बचाता है। दो अलग अलग वायरस के एक साथ मिलने से एक नया अधिक खतरनाक हाइब्रिड वायरस बनने का सैद्धांतिक जोखिम कम हो जाता है। बात करें वर्ल्ड फ्लू के लिए विशिष्ट टीकों के बारे में, तो वर्ल्ड फ्लू के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए टीके हैं, लेकिन वे वर्तमान में आम जनता के लिए व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नहीं है। जैसे सरकारी स्टॉक पाइल, कई देश जैसे कि अमेरिका ने H5N1 के विशिष्ट टीकों का स्टॉक यानी कि जमा किया गया हुआ है। ये टीके एक संभावित महामारी की स्थिति में उपयोग के लिए तैयार रखे गए हैं। प्रभावकारिता की बात करूं एफिशिएंसी की, तो इन विशेष टीकों ने क्लिनिकल परीक्षणों में अपनी
क्लिनिकल परीक्षणों में अच्छी प्रभावकारिता दिखाई है। अध्ययनों से पता चलता है कि ये टीके वायरस के मौजूदा स्कोलेटिंग स्ट्रेन के खिलाफ 60 से 95% तक की सुरक्षात्मक एंटीबॉडी प्रतिक्रिया यानी कि इम्यून रेस्पॉन्स उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड टॉपिक से जुड़ी हुई खबर के बारे में, जो कि थी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों के बारे में, कि उसका पतन जो है वो कैसे हुआ था। तो एक कृत्रिम जलवायु परिवर्तन जो है वो जनित प्रक्रिया है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में विस्तार से जानकारी हम बताएंगे। आप नए जो अध्ययन है उनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत है वो किसी एक विनाशकारी घटना जैसे कि आक्रमण या बाढ़ से नहीं, बल्कि लंबे समय तक चले जलवायु परिवर्तन और उसके परिणाम स्वरूप जल संकट के कारण हुआ था। आप सभी जानते ही होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक और उन्नत नगरीय सभ्यता मानी जाती है। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो इससे जुड़े पॉइंट्स की बात करें तो सूखे और मानसून का कमजोर होना मुख्य जो विवरण है वो बताया गया है। जैसे कि लगभग 4450 से 3400 साल पहले के बीच सिंधु क्षेत्र में 4 प्रमुख बहुदशकीय सूखे प्रत्येक 85 वर्ष से अधिक समय तक चलने वाले पड़े। इन सूखे के कारण वार्षिक वर्षा में 10 से 20% की कमी आई और तापमान में वृद्धि हुई, जिसको कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था चरमरा गई। मानसून पैटर्न में अगर बदलाव की बात करें तो अध्ययनों से पता चलता है कि उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर यानी कि ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन में तापमान में बदलाव जैसे कि अल नीनो जैसी स्थितियों और उत्तरी अटलांटिक में शीतलन ने भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर कर दिया। इससे नमी का परिवहन कम हो गया और वर्षा में 10 से 20% की कमी आई। जलवायु परिवर्तन का समय, ये पॉइंट रह गया था, मैं भूल गई। जलवायु परिवर्तन के समय के अगर बात करें तो 4200 साल पहले से 2200 साल ईसा पूर्व इस क्षेत्र में जलवायु नाटकीय रूप से बदल गई। जो क्षेत्र पहले भरपूर मानसूनी वर्षा प्राप्त करते थे वे धीरे धीरे शुष्क होने लगे। बात करें बार बार पड़ने वाले भीषण सूखे के बारे में तो शोधकर्ताओं ने 2425 से 1400 ईसा पूर्व के बीच 4 प्रमुख सूखे की पहचान की, जिनमें 85 वर्षों से अधिक समय तक चला। एक जो पड़ाव है वो 85 वर्ष से अधिक समय तक चला। इसमें से तीसरा सूखा सबसे गंभीर था, जो लगभग 164 वर्षों तक चला और इसने लगभग पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर दिया, पूरे सिंधु क्षेत्र को प्रभावित किया। जल अगर संकट की बात करें तो इन सूखे के कारण नदियां और झीलें सूख गईं और मिट्टी शुष्क हो गई। घग्गर हकरा नदी प्रणाली, जिसे अक्सर पौराणिक संस्कृति सरस्वती नदी से जोड़ा जाता है, का सूखना इस जल संकट का एक प्रमुख उदाहरण बताया जाता है। नदियों में पानी का प्रवाह कम होने से बाढ़ आधारित कृषि यानी कि इन्यूंडेशन एग्रीकल्चर, जिस पर सभ्यता बहुत अधिक निर्भर थी, असंभव हो गई। अत्यधिक जो सभ्यता ही वो नदियों पर ही केंद्रित थी, क्योंकि अन्य जो साधन थे वो उनके लिए उपलब्ध नहीं थे। और आपने देखा ही होगा कि जितनी भी जो सभ्यताएं हैं वो हमें मिली हैं वो पानी के किनारे, नदियों के किनारे ही पाई गई हैं। प्रभाव की बात करें तो पानी की कमी और कृषि विफलन ने खाद्य सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिससे बड़े शहरी केंद्रों जैसे कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की विशाल आबादी का भरण पोषण करना असंभव हो गया। इसके परिणाम स्वरूप लोग धीरे धीरे पूर्व की ओर गंगा यमुना मैदानों की ओर पलायन कर गए, जहां पानी अधिक उपलब्ध था। इसको अगर संक्षिप्त में बताएं मुख्य विवरण इसका, तो लंबे समय तक चलने वाले सूखे और कमजोर मानसून ने सभ्यता की जीवन रेखा को काट दिया, जिससे एक कृत्रिम गिरावट और अंत में शहरों का परित्याग हुआ। अब बात करें सूखे के सटीक समय सीमा के बारे में,
तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से जुड़े सूखे की सटीक समय सीमा और अवधि न्यूनतम शोध विशेष रूप से कम्युनिकेशन अर्थ एंड इन्वायरमेंट में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार निर्धारित की गई है। ये सूखे वर्तमान से पहले के वर्षों ईयर बिफोर प्रेजेंट यानी कि बीपी में मापे गए हैं, जहां वर्तमान को 1990 जो 1950 माना जाता है। 4 प्रमुख सूखे जो है वो बताए गए हैं। जैसे पहले सूखे की बात करें, सूखा की D1 जो कि 4445 से 4358 साल पहले बीपी तक चला, जिसकी अवधि लगभग 88 वर्ष थी। दूसरे अगर सूखे की बात करें D2 तो ये 4122 से 4021 साल पहले बीपी तक चला, जिसकी अवधि लगभग 101 वर्ष थी। तीसरे सूखे की बात करें, ये 3836 से 3663 तक साल पहले बीपी तक चला, जिसकी अवधि लगभग 164 वर्ष थी। यह चारों में सबसे गंभीर सूखा था, जिसने लगभग 91% क्षेत्र को प्रभावित किया और वर्षा में लगभग 12.38% की कमी देखी गई। चौथे अगर सूखे की बात करें तो चौथा जो सूखा है वो 3531 से लेकर 3418 साल पहले बीपी तक चला, जिसकी अवधि लगभग 114 वर्ष थी। हालांकि इस दौरान वर्षा में थोड़ी अधिक कमी 12.70% देखी गई, लेकिन इसकी कम अवधि और तीव्रता के कारण यह तीसरे सूखे से कम गंभीर था। कुल मिलाकर समय सीमा की बताएं तो लगभग 1027 वर्षों की अवधि में 467 वर्ष सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा। यह अंतिम सूखा पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ मेल खाता है, जो बड़े पैमाने पर गैर शहरीकरण और प्रमुख शहरों के परित्याग का संकेत देते हैं। अब बात करें पुरातात्विक साक्ष्यों जो सूखे की पुष्टि करते हैं उनके बारे में। तो पुरातात्विक साक्ष्य इन जलवायु पर आधारित पतन सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित सूखे की समय सीमा और पुरातात्विक खुदाई से मिले साक्ष्य पूरी तरह से मेल खाते हैं। ये साक्ष्य दर्शाते हैं कि सिंधु घाटी के लोगों ने किस प्रकार बदलते पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की और अंततः क्यों बड़े शहरों को छोड़ना पड़ा। बात करें फसल के पैटर्न में बदलाव की, शिफ्टिंग क्रॉप पैटर्न के बारे में, तो शहरों के शुरुआती चरणों में लोग मुख्य रूप से गेहूं और जौ जैसी रबी सर्दियों की फसलें उगाते थे, जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती थी। जैसे जैसे सूखा बढ़ता गया, पुरातात्विक रिकॉर्ड्स में खरीफ गर्मी मौसम की फसलों के जैसे बाजरा, ज्वार और दालों का प्रचलन बढ़ता गया। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और ये शुष्क परिस्थितियों में जीवित रह सकती हैं। यह बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाता है कि लोग कम वर्षा वाले वातावरण में के अनुकूल होने का प्रयास कर रहे थे। शहरों का सिकुड़ना और आबादी के घनत्व की बात करें, यानी कि स्क्रीकिंग सिटीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े शहरों के उत्खनन से पता चलता है कि बाद के चरणों में शहरों का आकार सिकुड़ गया। पहले की सुनियोजित सड़कें और जल निकासी व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई। यह बताता है कि केंद्रीकृत प्राधिकरण और शासन कमजोर हो गया था और शहरी जीवन अव्यवस्थित की ओर बढ़ गया था। जल संचय और प्रबंधन की बात करें, वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट की, तो धौलावीरा जैसे स्थलों पर पुरातात्विक विदों ने विशाल और जटिल जल संचयन प्रणालियों, बांध और जलाशय यानी कि रिजर्वॉयर पाए गए। इन संरचनाओं का निर्माण बाद के चरणों में पानी की कमी से निपटने के लिए किया गया था। इन जल प्रबंधन प्रणालियों की उपस्थिति सीधे तौर पर लंबे समय तक पानी की कमी का प्रमाण है। अब बात करें भौगोलिक प्रवास की, जियोग्राफिकल माइग्रेशन की, तो जैसे जैसे सिंधु नदी घाटी सूखती गई, पुरातात्विक स्थल पूर्व की ओर गंगा, यमुना, दोआब और दक्षिण की ओर गुजरात में स्थानांतरित होने लगे। इस नए क्षेत्र में सैकड़ों नई लेकिन छोटी ग्रामीण बस्तियां स्थापित की गई। यह बड़े पैमाने पर आबादी के पलायन का स्पष्ट भौतिक प्रमाण है। इस सूखे की पुष्टि कैसे करते हैं, इसको संक्षिप्त में मैं बताऊं तो पुरातात्विक साक्ष्य जलवायु वैज्ञानिकों द्वारा पहचाने गए सूखे की कम समय सीमा के साथ
पूरी तरह से मेल खाते हैं। सिंधु घाटी के लोगों ने पहले अनुकूलन करने की कोशिश की, फिर जब सूखा आसानी हो गया तो वे उन क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए जहां पानी अधिक उपलब्ध था। अब बात करें व्यापार मार्गों में व्यवधानों के बारे में, तो व्यापार मार्गों में व्यवधान सिंधु घाटी के पतन में से एक महत्वपूर्ण कारक था और यह सूखे और जलवायु परिवर्तन से सीधे तौर पर जुड़ा था। शहरों के आर्थिक आधार को कमजोर करने में इसका योगदान था, जिससे अंततः उनका पतन हो गया। व्यापार का मार्गों में व्यवधानों से जुड़े मुख्य बिंदु हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का टूटना शामिल है। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया वर्तमान इराक के साथ सक्रिय व्यापार करती थी, जिसके परिणाम सिंधु मोहरों और मनकों के मेसोपोटामिया में पाए जाने से मिलते हैं। मुख्य रूप से समुद्री मार्ग से होने वाला यह व्यापार शायद नदियों के सूखने या बंदरगाह के कम उपयोग के कारण धीमा पड़ गया था। बात करें व्यापार के टूटने से शहरों के लिए विलासिता और दुर्लभ संसाधन जैसे तांबा, टिन और कीमती पत्थर की उपलब्धता कम हो गई, जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई। बात करें अंतरिम व्यापार के बाधित होने की, तो सिंधु सभ्यता के भीतर व्यापार भी पूरी तरह से नदी आधारित था और जब नदियां सूख गईं तो शहरों के बीच वस्तुओं का आवागमन बाधित हो गया। पहले की जो सुनियोजित सड़कों और बाजार के अस्त व्यस्त होने के पुरातात्विक साक्ष्य भी अंतरिम व्यापार के पतन की ओर संकेत करते हैं। आर्थिक अस्थिरता की बात करें तो व्यापार में कमी ने शहरों के आर्थिक आधार को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया और व्यापार से होने वाली आय में कमी और महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच तक का नुकसान शहरी केंद्रों के पतन का एक कारण बन गया। पुरातात्विक विदों ने सभ्यता के बाद के चरणों में कलाकृतियों की गुणवत्ता और मात्रा में गिरावट देखी है, जो आर्थिक संकट का संकेत है। कुल मिलाकर व्यापार मार्गों के व्यवधान को संक्षिप्त में बताऊं तो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न सूखे ने व्यापार मार्गों को बाधित किया, जिससे सिंधु सभ्यता को आर्थिक नींव कमजोर हुई। इस आर्थिक अस्थिरता ने राजनीतिक और सामाजिक तनाव को बढ़ाया और अंततः शहरों के पतन का कारण बना। अब हम बात करें सामाजिक और राजनीतिक तनावों की भूमिका के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में सामाजिक और आर्थिक जो राजनीतिक तनाव है वो जलवायु परिवर्तन और आर्थिक व्यवधानों के परिणाम थे, न कि प्राथमिक कारण। ये तनाव तब उत्पन्न हुए जब मौजूदा व्यवस्थाएं बदली, पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकी, जैसे कमजोर होता शासन तंत्र। सिंधु शहरों में मानकीकृत ईंटों, सुनियोजित सड़कों और परिष्कृत जल निकासी प्रणालियों से एक मजबूत संगठित प्रशासन या शासन का पता चलता है। जब जलवायु संकट गहराया और संसाधन जैसे पानी और भोजन दुर्लभ हो गए तो यह केंद्रीकृत नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा। बुनियादी ढांचे के खराब होने के पुरातात्विक साक्ष्य प्रभावी नेतृत्व या संसाधनों की कमी का संकेत देते हैं। सामाजिक असमानता और संघर्ष की बात करें तो हालांकि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु समाज की सटीक सामाजिक संरचना स्पष्ट नहीं है, जैसे कोई भव्य महल या शाही मकबरे नहीं है और जो राजाओं की ओर इशारा करते हो। घरों के आकार और स्थान में अंतर से सामाजिक भेद स्तरीकरण यानी कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का पता चलता है। जनसंख्या के दबाव और अव्यवस्था की बात करें तो जैसे जैसे नदियां सूखती गईं, लोग पानी के स्रोत के पास भीड़ भाड़ वाली क्षेत्रों में इकट्ठा होने लगे, जिससे संभवतः स्वच्छता और संसाधनों पर दबाव पड़ा। पुरातात्विक रिकॉर्ड्स के बाद के चरणों में बड़े घरों को छोटे और बेतरतीब ढंग से बताए गए विभाजनों के उप विभाजन किया गया जो है वो पाया गया है और निर्माण में पुरानी ईंटों का उपयोग किया गया है। यह सुनियोजित शहरी जीवन के पतन और अव्यवस्था की स्थिति को दर्शाते हैं।
संक्षिप्त में मैं इन्हें बताऊं तो सामाजिक और राजनीतिक तनाव मुख्य रूप से पर्यावरणीय और आर्थिक संकटों के कारण उत्पन्न हुए थे। अब बात करें महामारी और स्वास्थ्य चुनौतियों के बारे में। महामारी और स्वास्थ्य चुनौतियों के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में महामारियों और स्वास्थ्य चुनौतियां एक सहायक कारक रही होंगी, जो मुख्य रूप से बिगड़ती पर्यावरणीय और सामाजिक स्थितियों का परिणाम है। हालांकि बड़े पैमाने पर किसी एक महामारी का निर्णायक प्रमाण नहीं है, लेकिन कंकाल और अवशेषों के अध्ययन से पता चलता है कि सभ्यता के अंतिम चरणों में बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि हुई थी, जैसे जनसंख्या घनत्व और स्वच्छता में गिरावट। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उन्नत जल निकासी प्रणाली और स्वच्छता जैसे सैनिटेशन के लिए जानी जाती थी। हालांकि बाद के चरणों में शहरों के सिकुड़ने और आबादी के भीड़भाड़ वाले अव्यवस्थित क्षेत्रों में बसने से स्वच्छता व्यवस्था चरमरा गई। जल जनित बीमारियों की बात करें तो जब जलवायु परिवर्तन के कारण नदियां सूख गई या उनके मार्ग बदल गए तो स्वच्छ पानी की आपूर्ति दूषित हो गई। रुके हुए पानी और खराब जल निकासी ने हैजा, पेचिस और टाइफाइड जैसी जल जनित बीमारियों के प्रसार के लिए आदर्श स्थिति पैदा कर दी। संक्रमण रोगों में वृद्धि की बात करें तो कंकाल अवशेषों के बायो और के योजिकल विश्लेषण से पता चलता है कि संक्रमण और संक्रामक रोगों की व्यापक समय के साथ जो है वो बढ़ी, व्यापकता समय के साथ बढ़ी। जैसे हड़प्पा के दफन स्थलों पर कुछ कोष्ठ रोग और तपेदिक के प्रमाण मिले हैं, जो अंतिम चरणों में अधिक आम हो गए। इन बीमारियों का प्रसार घनी आबादी और जानवरों के साथ निकट संपर्क के कारण हुआ होगा। कोई संभावित परिणाम नहीं है, हुआ होगा, संभावना है जो की जा रही है। कुपोषण और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो कृषि में गिरावट और खाद्य आपूर्ति में कमी के कारण कुपोषण बढ़ा होगा। कमजोर पोषण स्थिति ने लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर दिया, जिससे वे बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए। सामाजिक असमानताओं और स्वास्थ्य की बात करें, सामाजिक असमानता और स्वास्थ्य की बात करें तो अध्ययन यह भी बताते हैं कि बीमारियों का जोखिम विभिन्न दफन समुदायों के बीच असमान था। ऐसा प्रतीत होता है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय इन स्वास्थ्य संगठनों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील थे। इनको अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं चुनौतियों को, तो महामारियों और स्वास्थ्य चुनौतियां सभ्यता के अंतिम वर्षों में तनाव बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण कारक थे, जो जलवायु संकट और सामाजिक विघटन के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करें, जो है नदी मार्गों के प्रवर्तन के बारे में, पतन में इसका योगदान क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में नदी मार्ग परिवर्तन, रिवर कोर्स चेंजेस एक महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष भौतिक कारण था, जो अक्सर जलवायु परिवर्तन और विवर्तनिक गतिविधियों यानी कि टेक्टोनिक एक्टिविटियों से जुड़ा रहता है। जैसे हम बात करें मोहनजोदाड़ो के उदाहरण के बारे में, तो विद्वान H.T. लेम्ब्रिक जैसे शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि सिंधु नदी अस्थिर थी और अक्सर अपना मार्ग बदलती थी। मोहनजोदाड़ो के मामले में नदी शहर से लगभग 30 मील लगभग 48 किलोमीटर दूर हट गई होगी। इससे शहर और उसके आसपास के कृषि क्षेत्रों में पानी की भारी कमी हो गई, जिससे निवासियों को उस क्षेत्र को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। बात करें घग्गर हगरा नदी प्रणाली के सूखने के बारे में, तो यह शायद सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। माना जाता है कि घग्गर हगरा नदी प्रणाली, जिसके किनारे कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी जैसे कई महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल स्थित थे, एक समय एक शक्तिशाली 12मासी नदी थी। इसमें बात करें विवर्तनिक हलचल के बारे में, तो इस बात के प्रमाण है कि हिमालयी क्षेत्र में विवर्तनिक हलचलों ने नदी के प्रवाह को प्रभावित किया। सहायक नदियों के बंटवारे की बात करें तो सतलुज नदी, जो संभवतः पहले घग्गर हगरा की सहायता नदी थी, विवर्तनिक गतिविधियों के कारण पश्चिम की ओर सिंधु नदी प्रणाली में मिल गई। इसी तरह यमुना नदी पूर्व की ओर गंगा प्रणाली में मिल गई। इस नदी अपहरण ने घग्गर हगरा को पानी से वंचित कर दिया, जिससे यह धीरे धीरे सूखकर एक छोटी मौसमी धारा बन गई। बात करें कृषि पर विनाशकारी प्रभाव के बारे में,
तो सिंधु सभ्यता की कृषि बाढ़ आधारित सिंचाई पर बहुत अधिक निर्भर थी। जब नदियां अपना मार्ग बदलती थीं या सूख जाती थीं तो सिंचाई के लिए पानी मिलना बंद हो जाता था और उपजाऊ गाद जमा होना बंद हो जाता था, जिससे कृषि अधिशेष एग्रीकल्चरल सरप्लस बनाए रखना असंभव हो जाता था। बाढ़ के साक्ष्यों की बात करें तो कुछ शहरों जैसे मोहनजोदाड़ो के बारे में बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ के साक्ष्य भी मिलते हैं। व्यवसाय के विभिन्न स्तरों के बीच गाद के मोटे जमाव यह नदी के अस्थिर व्यवहार का संकेत है, जिससे शहरों को बार बार पुनर्निर्माण करना पड़ा और अंततः छोड़ना ही पड़ा। इनको अगर संक्षिप्त में मैं बताऊं तो नदी मार्ग परिवर्तन ने, चाहे वो प्राकृतिक अस्थिरता के कारण हो या विवर्तनिक घटनाओं के कारण, बड़े शहरी केंद्रों के अस्थिरता को गंभीर रूप से कम कर दिया और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जल संकट को बढ़ा दिया। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस।